वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 हमारी मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम बात करेंगे डेटा के बारे में कि डेटा कितने टाइप्स का होता है हमारा और डेटा के क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है। उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को ही डेटा या आंकड़े कहते हैं, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन अपने रेस्पोंडेंट से लेते हैं उसे ही आंकड़े या डेटा कहते हैं। डेटा के कई टाइप होते हैं। एक होता है प्रकृति के आधार पर और एक होता है मौलिकता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हमारे दो टाइप के डेटा, एक है मात्रात्मक आंकड़े और दूसरा है गुणात्मक आंकड़े। और मौलिकता के आधार पर भी हमारे दो टाइप के डेटा हैं, एक है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। एक एक करके हम अपने चारों डेटा को देखते हैं। मात्रात्मक आंकड़े या क्वांटिटेटिव डेटा वे आंकड़े हैं जिनमें मात्राओं या संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे गणनात्मक आंकड़े और परिमाणात्मक आंकड़े। यानी वे आंकड़े जिनमें संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो क्वांटिटेटिव डेटा या मात्रात्मक आंकड़े कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 बच्चों ने आइसक्रीम खरीदी, यानी जिसमें जो 100 जो है वो एक क्वांटिटी है, ये एक मात्रा है। ठीक है, कि 100 बच्चों ने आइसक्रीम खरीदी। फिर हमारा गुणात्मक आंकड़े या क्वालिटेटिव डेटा। गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनमें मात्राओं या संख्याओं का प्रयोग नहीं होता, यानी इनमें मात्राओं या संख्याओं का प्रयोग नहीं होता, बल्कि रेस्पोंडेंट से उनकी भावनाएं, उनके अनुभव आदि के बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है। हम बात करेंगे मात्रात्मक आंकड़ों और गुणात्मक आंकड़ों के बीच अंतर, यानी दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस प्रकार के आंकड़ों में संख्याओं व मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदाता से क्लोज एंडेड प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो रेस्पोंडेंट है उससे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ ऑप्शन होते हैं और रेस्पोंडेंट को उसमें से सिलेक्ट करना होता है। इस प्रकार के आंकड़ों को गिना जा सकता है, यानी जो ये वाला डेटा है हमारा, इसे काउंट किया जा सकता है। ठीक है। फिर हमारा पॉइंट, इस प्रकार के आंकड़ों को प्रश्नावली विधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो क्वेश्चन विधि है हमारी, उसके माध्यम से इस प्रकार के आंकड़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एकत्रित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण चार्ट व सारणी के माध्यम से किया जा सकता है, यानी इन डेटा को कलेक्ट करके हम चार्ट पर और सारणी पर प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी उस पर शो कर सकते हैं। ठीक है। गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों में संख्याओं व मात्राओं का प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसमें लोगों के विचार, भावनाएं आदि के बारे में जानकारी ली जाती है, यानी लोगों के क्या क्या विचार हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। इस प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं से ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों को गिना नहीं जा सकता, यानी ये जो आंकड़े हैं हम काउंट नहीं कर सकते। इस प्रकार के आंकड़ों को साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है, यानी इंटरव्यू के माध्यम से हम क्वालिटेटिव डेटा या गुणात्मक आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ों को केवल देखा जा सकता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यानी ये जो आंकड़े हैं हम केवल देख सकते हैं, इनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जबकि मात्रात्मक आंकड़ों को हम सारणी या चार्ट पर दर्शा सकते हैं, लेकिन गुणात्मक आंकड़ों को हम दर्शा नहीं सकते। ठीक है। मौलिकता के आधार पर आंकड़े। ठीक है, मौलिकता के आधार पर भी हमारे दो आंकड़े हैं, एक है हमारा प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक आंकड़ों के बारे में। प्राथमिक आंकड़े या सूचनाएं उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े या सूचनाएं प्राप्त करता है, यानी जो रिसर्चर है वो खुद डेटा कलेक्ट करता है, वो हमारे होते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है, यानी जो रिसर्चर है वो इंटरव्यू से या क्वेश्चनेयर से या अनुसूची के द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। ठीक है। इन आंकड़ों को फर्स्ट हैंड आंकड़े भी कहा जा सकता है, कहा जाता है या। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार ही कलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा। ठीक है। यंग के अनुसार प्राथमिक आंकड़े सबसे पहले स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं और इसके संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर रहता है जिसने मौलिक रूप से उन्हें एकत्रित किया था, यानी जो रिसर्चर है जिसने डेटा कलेक्ट किया था, ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो इन आंकड़ों का प्रकाशन करे। ठीक है। सेकंड है हमारा द्वितीयक आंकड़े, यानी सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता। इस प्रकार के आंकड़े डायरी, पांडुलिपि, प्रकाशित आदि रिपोर्टों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी वे आंकड़े जो जो रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट नहीं किए जाते वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ये किसी पांडुलिपि या डायरी, प्रकाशित या हिस्ट्री किसी भी रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री की बुक में से मैं किसी चीज़ का डेटा लेता हूँ तो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, क्योंकि वो तो रिसर्चर ने कलेक्ट नहीं किया, वो कहाँ से देखा उनने? हिस्ट्री की बुक से। ठीक है। आंकड़ों के स्रोत, यानी जो हमारे आंकड़े हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं। तो हमारे दो सोर्सेज हैं, पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोतों का उपयोग प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार तथ्यों अथवा विभिन्न सूचनाओं का संकलित करता है।
वे स्रोतों को संकलन अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। यानी जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, यानी प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी सोर्सेज का। ठीक है, जिसमें हमारे प्राथमिक स्रोत दो प्रकार के, एक है प्रत्यक्ष स्रोत, एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाताओं से संपर्क करता है। यानी जो रिसर्चर है उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा किससे, रेस्पोंडेंट से। जो हमारा रिसर्चर है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा रेस्पोंडेंट से, जो हमारे प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारा पहला है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करके बातचीत द्वारा संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करता है। यानी जो रिसर्चर है वो इंटरव्यू लेगा। अब इंटरव्यू लेने के लिए जो रेस्पोंडेंट है उसे बुलाया जाएगा, वो फेस टू फेस उससे डेटा कलेक्ट करेगा। यानी ये क्या हो गया हमारा प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट संपर्क किससे, हमारा रेस्पोंडेंट से। सेकंड है हमारा अनुसूची या शेड्यूल्स। अनुसूची में प्रश्न और खाली सारणी होती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाताओं के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछकर उत्तर अनुसूची में भरता है। ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोग में लाई जाती है। अनुसूची जो होती है वो क्वेश्चनेयर की तरह ही होती है, लेकिन क्वेश्चनेयर जो होती है वो रेस्पोंडेंट के द्वारा फिल की जाती है, लेकिन अनुसूची जो है वो रिसर्चर के द्वारा फिल करी जाती है। ये उन लोगों के लिए करी जाती है जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, फिर हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित नहीं करता। यानी जो हमारा रिसर्चर है वो रेस्पोंडेंट से खुद तो डेटा कलेक्ट करेगा, लेकिन उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, यानी फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होगा उनका। जिसमें हमारा पहला है प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर। ये प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिसमें कम समय में अनेक उत्तरदाताओं जो विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं उनसे आंकड़े या डेटा एकत्रित किया जा सकता है। ये स्रोत तभी लाभदायक है जब उत्तरदाता पढ़े लिखे हों। यानी क्वेश्चनेयर जो है हमारा एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, इसे हम ईमेल के माध्यम से लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, कम समय लगता है इसके अंदर डेटा प्राप्त करने के लिए। ये जब भी उपयोगी है जब उत्तरदाता हमारे पढ़े लिखे हों। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन पढ़कर आंसर नहीं दे पाएंगे हमारा। ठीक है, सेकंड है हमारा दूरभाष साक्षात्कार या टेलीफोन इंटरव्यू। सूचना एकत्रित करने का ये एक नवीन अप्रत्यक्ष स्रोत है, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के पास नहीं जा सकता। यानी जहाँ अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर रेस्पोंडेंट के पास नहीं जा सकता, वहाँ वो कॉल करके उनसे सूचनाएं एकत्रित कर सकता है या डेटा एकत्रित कर सकता है। तो क्वेश्चनेयर और टेलीफोन इंटरव्यू हमारा हो गया अप्रत्यक्ष स्रोत, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेस्पोंडेंट से नहीं है, किसका, रिसर्चर का। ठीक है, प्राथमिक स्रोतों की उपयोगिता। पहले हमारा विश्वसनीयता। प्राथमिक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जा सकता है। इसलिए विश्वसनीय होते हैं क्योंकि ये जो रिसर्चर है हमारा उसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड है हमारा वास्तविकता। प्राथमिक स्रोत अधिक वास्तविक होते हैं क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित किया जाता है। इसमें हमें घटना के वास्तविक रूप का पता चलता है, यानी ये अधिक रियल माने जाते हैं क्योंकि रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। व्यवहारिक उपयोगिता। प्राथमिक स्रोत अधिक व्यवहारिक होते हैं क्योंकि इन्हें स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान की समस्या के उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किया जाता है, यानी इनका प्रैक्टिकली यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर है नवीनता। प्राथमिक स्रोत में नवीनता का गुण पाया जाता है। नवीनता का गुण मतलब ये न्यू डेटा इसलिए माना जाता है क्योंकि रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, खुद रिसर्चर के द्वारा, इसलिए ये नए माने जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत की सीमाएं। पक्षपात। प्राथमिक स्रोतों में संकलन में अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। वे सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। यानी डेटा कलेक्ट किसने किया, रिसर्चर ने। अब रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया है तो वो अपनी मर्जी से कुछ का कुछ बता सकता है। ठीक है, फिर हमारा अधिक साधनों की आवश्यकता। प्राथमिक स्रोत के संकलन में अधिक साधनों की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके संकलन में अधिक समय व धन खर्च होता है। यानी जो प्राथमिक स्रोत है हमारे उनमें अधिक धन खर्च होता है क्योंकि उसमें इंटरव्यू लेना है हमें, फॉर एग्जांपल के लिए, तो इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूअर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके लिए काफ़ी धन का भी खर्चा होगा और समय भी काफ़ी लगेगा। इसलिए जो प्राथमिक स्रोत हैं उनमें धन की काफ़ी आवश्यकता होती है और साधनों की भी। ठीक है, केवल समकालीन घटनाओं का अध्ययन। प्राथमिक स्रोत केवल समकालीन घटनाओं के अध्ययन में ही उपयोगी हैं। भूतकालीन घटनाओं के बारे में प्राथमिक सूचना एकत्रित करना कठिन कार्य है। यानी जो हमारे प्राथमिक स्रोत हैं उनके हम समकालीन जो घटना घटित हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भूतकालीन घटना घटी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे 100 साल पहले की गवर्नमेंट के बारे में पता लगाना है, तो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो तो रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो द्वितीयक स्रोत होते हैं हमारे उसमें हम हिस्ट्री की बुक
वगैरह, ठीक है, लोगों की डायरी, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आगे, जब आपको ये अच्छे से पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।